केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में केस दर्ज किया गया है। 3 दिन में बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। बेनी प्रसाद वर्मा ने एक रैली में नरेंद्र मोदी को जानवर कहा था। इससे पहले नरेंद्र मोदी को गुंडा कहे जाने पर बेनी को चुनाव आयोग पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। मोदी के खिलाफ एक और विवादित बयान में बेनी ने कहा था कि ये देश लोकतंत्र का मंदिर है, मंदिर की हिफाजत करना यहाँ के आवाम का फर्ज है। कुछ कुत्ते होते हैं जो मंदिर में आते हैं और टांग उठा देते हैं। बेनी प्रसाद वर्मा उत्तर प्रदेश के गोंडा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बेनी पहले भी मोदी की चप्पल पहनकर विवादों में रहे थे। योग गुरु बाबा रामदेव ने राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया है। लखनऊ में रामदेव ने कहा कि राहुल गांधी दलितों की बस्ती में हनीमून और पिकनिक मनाने जाते हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि राहुल गांधी की तरह मोदी और मैं मजबूरी में फकीर नहीं बने। रामदेव ने कहा कि राहुल गांधी की किस्मत ही खराब है। बाबा रामदेव ने कहा राहुल गांधी को शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है। रामदेव के मुताबिक मेरे मुन्ना, तूने विदेशी लड़की से शादी की तो तू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। रामदेव ने कहा कि देसी लड़की से राहुल गांधी शादी करना नहीं चाहते। मम्मी चाहते हैं कि पहले प्रधानमंत्री बन जाए फिर विदेशी लड़की लाएं। रामदेव के विवादास्पद बयान पर आज कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। रामदेव चांदनाथ के साथ पैसों की बात को लेकर पहले भी विवादों में आ चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर इंद्र कुमार को मुंबई पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। इंद्र कुमार पर एक मॉडल के साथ रेप करने का आरोप लगा है। इंद्र कुमार को वर्सोवा पुलिस ने शुक्रवार शाम गिरफ्तार किया था। इंद्र कुमार पर धारा 376 के तहत केस दर्ज किया गया है। सलमान खान की फिल्म वांटेड समेत करीब 1 दर्जन फिल्मों में काम कर चुके इंद्र कुमार पर 22 वर्षीय एक मॉडल ने रेप का आरोप लगाया। मॉडल का आरोप है कि रोल दिलाने के बहाने इंद्र कुमार उससे रेप कर रहे थे। पुलिस को दिए बयान में पीड़ित ने कहा कि इंद्र कुमार ने उससे फिल्मों में लीड रोल दिलाने का वायदा किया था। इंद्र कुमार सलमान खान के करीबी दोस्त बताए जाते हैं। उन्होंने गजगामिनी, माँ तुझे सलाम, कहीं प्यार ना हो जाए, ये दूरियां जैसी कई फिल्मों में काम किया है। दाऊद 1993 मुंबई बम धमाकों का आरोपी है। उस पर भारत में कई केस दर्ज हैं। दाऊद कई आतंकी गतिविधियों में शामिल है। दाऊद से पाकिस्तान में होने की खबरें लगातार आती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान कहता रहा है कि दाऊद कहीं और है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मोदी आज गुजरात के साथ ही दमन दीव में भी प्रचार कर रहे हैं। मोदी आज गुजरात के महुआ और वडोदरा में जनसभा करेंगे। मोदी वडोदरा से लोकसभा उम्मीदवार हैं। गुजरात में 30 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 30 अप्रैल की वोटिंग को देखते हुए मोदी राज्य में पूरी ताकत के साथ प्रचार करने में जुटे हुए हैं। नरेंद्र मोदी आज शाम 3D के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। मोदी 3D सभाओं के जरिए कई शहरों में लोगों को संबोधित करेंगे। मोदी पहले भी 3D सभाओं के लिए लोगों को संबोधित कर चुके हैं। 3D सभाओं के लिए मोदी एक जगह से कई शहरों में लोगों को संबोधित कर चुके हैं। राहुल गांधी आज गुजरात जा रहे हैं। राहुल गांधी गुजरात में कई इलाकों में चुनाव प्रचार करेंगे। मोदी के गढ़ में राहुल आज मोदी को चुनौती देंगे। राहुल के साथ कांग्रेस के दूसरे नेता भी रहेंगे मौजूद। राहुल की चुनावी रैलियों के लिए कांग्रेस नेताओं ने खासा इंतजाम किया है। गुजरात कांग्रेस के नेता कई दिनों से रैलियों की तैयारी कर रहे थे। राहुल गुजरात में मोदी पर बड़ा हमला बोल सकते हैं। राहुल पहले ही गुजरात मॉडल को टॉफी मॉडल बता चुके हैं। राहुल के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रियंका गांधी आज से 2 दिन के अमेठी दौरे पर है। अमेठी में प्रियंका राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। प्रियंका अपने दौरे पर कई स्थानों पर रोड शो करेंगे तथा नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे। अमेठी में राहुल गांधी का मुकाबला आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास और भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी से है। प्रियंका के दौरे को देखते हुए अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खासी तैयारी की है। प्रियंका के दौरे के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। रायबरेली से सोनिया गांधी चुनावी मैदान में हैं।
प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के भाई दलजीत सिंह कोहली ने अमृतसर में नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा में भाजपा का दामन थाम लिया। दलजीत सिंह कोहली पेशे से उद्योगपति हैं। दलजीत सिंह कोहली प्रधानमंत्री के सौतेले भाई हैं। बताया जा रहा है कि कोहली पीएम की कार्यशैली से नाराज थे। मोदी ने कहा है कि कोहली के बीजेपी में आने से पार्टी को और मजबूती मिली है। मोदी ने कहा कि बीजेपी रिलेशनशिप वाली पार्टी है, ऐसे में कोहली से हमारा खून का रिश्ता बन जाता है। नरेंद्र मोदी ने कोहली से मुखातिब होते हुए कहा कि वो जिन भावनाओं और सपनों को लेकर बीजेपी में आए हैं, उनको बीजेपी अकाली दल पूरा करेगी। दलजीत सिंह कोहली कभी सक्रिय राजनीति में नहीं रहे। दलजीत सिंह ने बीजेपी में शामिल होने से प्रधानमंत्री के परिजन सदमे में हैं। एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे अधिक सीटें मिलती भी हैं तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं राजनाथ सिंह बनेंगे। शरद पवार ने कहा कि एनडीए को बहुमत नहीं मिलने की सूरत में सहयोगी दल मोदी का समर्थन नहीं करेंगे। पवार ने संभावना जताई है कि एनडीए अकेले दम पर 272 सीटें नहीं ला सकता। पवार ने कहा है कि एनडीए को सरकार बनाने के लिए अन्य क्षेत्रीय दलों की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन क्षेत्रीय दल मोदी का विरोध करेंगे। पवार के मुताबिक बीजेपी में राजनाथ सिंह की छवि अच्छी है, ऐसे में मोदी की बजाय राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पवार ने दावा किया है कि मोदी की लहर केवल शहरों में है, खासकर युवाओं के बीच वो लोकप्रिय हैं। पवार ने कहा है कि मोदी और वाजपेयी के बीच कभी तुलना नहीं हो सकती। वाजपेयी अल्पसंख्यकों के साथ ही अन्य पिछड़े समुदाय को साथ लेकर चलने वाले थे। वाराणसी और वडोदरा में बीजेपी कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की पत्नी को बाबा रामदेव के आश्रम में छुपाने के आरोप पर योग गुरु ने सफाई दी। रामदेव ने कहा कि उन्होंने तो खुद शादी नहीं की। रामदेव ने कहा, मैंने अपना ब्याह नहीं कराया तो दूसरों की लड़ाई काहे छिपाऊंगा। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का द वीक ने दावा किया है कि बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में पर्चा भरने के बाद अपनी पत्नी जसोदाबेन को बाबा रामदेव के आश्रम पहुंचा दिया। द वीक ने विश्व हिंदू परिषद के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि अपने नामांकन में शादी की बात मानने के कुछ ही समय बाद जसोदाबेन को ऋषिकेश में बाबा रामदेव के आश्रम पहुंचा दिया गया। द वीक ने दावा किया कि द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को भी इस मामले की जानकारी है, लेकिन बाद में शंकराचार्य ने इन खबरों का खंडन किया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त स्कूल शिक्षकों को धमकी देने के मामले में चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव को चेतावनी देकर छोड़ दिया है। मुलायम ने शिक्षकों को धमकी दी थी कि वो लोकसभा चुनाव में एसपी के लिए वोट करें, वरना उनकी नौकरी स्थायी करने का फैसला वापस ले लिया जाएगा। मुलायम सिंह यादव ने चुनाव आयोग को आश्वासन दिया है कि वो अपने चुनाव प्रचार अभियान में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त प्राथमिक स्कूल शिक्षकों का जिक्र नहीं करेंगे। आयोग ने कहा है कि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि मुलायम ने विवादित बयान दिया और आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया। आयोग ने चेतावनी देते हुए कहा कि मुलायम आगे सावधान रहे। आयोग ने कहा कि उम्मीद है मुलायम आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा कोई बयान नहीं देंगे। प्रियंका गांधी का मोदी के गुजरात मॉडल पर हमला। बोली, गुजरात में गरीबों की करोड़ों की जमीन उद्योगपतियों को दी जाती है सस्ते दाम पर। प्रियंका गांधी ने फिर उठाया गुजरात के विकास पर सवाल। कहा, सबसे कम मजदूरी देती है मोदी सरकार। प्रियंका गांधी रायबरेली में अपनी मां सोनिया गांधी के लिए वोट मांगने पहुंची थी। प्रियंका गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की जमकर तारीफ की। बोली, विकास को जारी रखने के लिए सोनिया गांधी का जीतना जरूरी है। बीजेपी उद्योगपतियों को सस्ते भाव में जमीन देने वाले बयान से भड़की। प्रियंका से पूछा, क्या है वाड्रा का विकास मॉडल। गोपनीय सूचनाओं को लीक करने वाली जाने मानी वेबसाइट विकिलीक्स ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को एक नई मुसीबत में डाल दिया है। विकिलीक्स ने केबल जारी कर यह दावा किया है कि स्वामी ने इंदिरा गांधी की चुनावी रणनीति की जानकारियां अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को लीक की थी। केबल के अनुसार स्वामी ने CIA को 10 दिन पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि इमरजेंसी के बाद 1977 में देश में चुनाव कब होने वाले हैं। विकिलीक्स के इस खुलासे के बाद कांग्रेस ने स्वामी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि इससे साफ हो गया है कि सुब्रमण्यम स्वामी CIA के एजेंट हैं। जनता पार्टी के नेता रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय किया था।
बीजेपी नेता उमा भारती का सनसनीखेज दावा, चुनाव के बाद गिर जाएगी यूपी सरकार। न्यूज 24 से बोली, मेरे संपर्क में अखिलेश के 60 विधायक। एसपी और बीएसपी ने उमा भारती के दावों पर ली चुटकी, चुनाव के बाद बीजेपी गुब्बारा फूट जाएगा। मोदी के खिलाफ वाराणसी से उतरे कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय का दावा, मोदी को वाराणसी में दिला देंगे नानी की याद। न्यूज 24 के मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम से खास बातचीत में अजय राय ने आरोपों पर दी सफाई, बोले वाराणसी में मोदी को घेरने की वजह से बीजेपी हुई हमलावर। जम्मू कश्मीर के सीएम ओमर अब्दुल्ला न्यूज 24 से बोले, यूपीए 3 अगर बहुमत लाती है तो राहुल ही बनेंगे देश के पीएम। मायावती ने मुलायम सिंह और बीजेपी पर वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है, बोली वोटों के ध्रुवीकरण के लिए मुलायम ने आजमगढ़ से लड़ने का किया फैसला। मायावती ने झांसी से बीजेपी प्रत्याशी उमा भारती को दी नसीहत, बोली दूसरों पर उंगली उठाने की बजाय उमा अपनी सीट बचाने की कोशिश करें। मायावती से चुनाव आयोग से पूर्वांचल के मंदिर मस्जिद में स्पेशल सुरक्षा बल की मांग की है, कहा यूपी सरकार पर नहीं है भरोसा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी एसपी पर लगाया आरोप, दोनों पार्टी में अंदर खाने में हो चुकी है डील। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बदलाव पर बीजेपी ने पूछा सवाल, अब मायावती, नीतीश कुमार और मुलायम सिंह क्यों हैं इनकी जुबान बंद। जालंधर के गांधी वनिता आश्रम में छापेमारी के दौरान कई खुलासे हुए, यहां रहने वाली महिलाओं की हालत बदतर, लड़कियों को भूखा रखा जा रहा था। आश्रम में गर्भवती महिलाओं को भी मेडिकल सुविधा नहीं दी जा रही थी। महिलाओं के कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे जिससे रिकॉर्डिंग होती रहती थी। नियम के विरुद्ध आश्रम में पुरुष कर्मचारी भी काम करते थे। आश्रम में 100 के करीब लड़कियां रहती हैं जिनकी उम्र 7 साल से लेकर 20 साल की है। दूध के लिए आश्रम को हर महीने 91,000 रुपए मिलते थे, लेकिन यहाँ रहने वाली महिलाओं को महीने में 100 ग्राम दूध तक नसीब नहीं होता। आश्रम में बदइंतजामी का आलम यह था कि यहाँ कमरों में लड़कियों को ठूस ठूस कर रखा गया था। एक कमरे में 6 बेड लगे थे और कमरे में 22 लड़कियां सोती थीं। कानपुर देहात के रानिया इंडस्ट्रियल एरिया में एक रिफाइनरी बिल्डिंग में आग लग गई। आग से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तेल की फैक्ट्री में लगी आग ने पूरे इलाके में धुआं ही धुआं फैला दिया। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। आग पर काबू पाने में 1.5 दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियों को लगाया गया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ही इस आग पर काबू पाया जा सका। तेल फैक्ट्री में आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका है। आग बुझाने के बाद नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया।